हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले साइंस सैंपल पेपर जो कि क्लास 10th के लिए है और 25 के एग्जाम में आपको आने वाला है। देखिए, 2025 का जो सैंपल पेपर रिलीज किया गया 24-25 का, इसमें पैटर्न को मेन ध्यान रखा गया कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर ले तो इसके सिमिलर क्वेश्चंस आपको आइडियाज आ जाएंगे, तो आप आसानी से चीजों को हैंडल कर सकते हो। दूसरी बात मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट होगा कि सर आप तो एसएसटी और उससे रिलेटेड चीजों को पढ़ाते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले भी मैंने बता रखा है कि एसएसटी तो मैंने प्रैक्टिस करके 7-8 साल से मैं ऑलरेडी टीचिंग लाइन में हूँ, तो एसएसटी में प्रैक्टिस करके उतना मतलब जितना भी पढ़ाता हूँ ठीक ठाक पढ़ा ले, तो एसएसटी ऐसा लोगों का मानना है, मेरा नहीं। और साइंस जो है, साइंस में मैंने पढ़ाई कर रखी है। मेरा स्ट्रीम जो है वो साइंस था और मैं फिजिक्स ऑनर्स हूँ, जैसा आप जानते हैं। तो इस सब्जेक्ट जो है और भी ज़्यादा मैं कंफर्टेबल हूँ इस सब्जेक्ट में। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं और ख़त्म करते हैं इस सैंपल पेपर को। देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं और करते हैं कुछ बढ़िया धमाकेदार। ये जो आपका मार्किंग स्कीम है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, और इस तरह से आपको 1 मार्क्स के एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 2 मार्क्स क्वेश्चन है, 3 मार्क्स है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और इसके अलावा 4 मार्क्स क्वेश्चंस भी है। ठीक है, सेक्शन ई में। तो इस तरह से हमारा ये जो पैटर्न है वो कंप्लीट होता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है? आइडेंटिफाई पी क्यू एंड आर इन द फॉलोइंग बैलेंस रिएक्शंस। चैप्टर 1 का है, बैलेंसिंग से क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आपको पी दिख रहा है, यहाँ पर क्यू दिख रहा है और यहाँ पर आर दिख रहा है, तो क्या इन चारों ऑप्शन में से पुट करिए कीजिएगा कि यहाँ पर ये इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग। देखिए, बैलेंस करने के लिए ए रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट जैसा हम जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको नहीं चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल्स दिया नहीं हुआ है। तो अगर हम पीबी को यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 रख देते हैं, ठीक है, अगर हम 2 पीबी रख देते हैं, तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा? हमको ऑलरेडी 2 रखना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, क्योंकि अगर रिएक्टेंट में 2 पीबी है तो यहाँ पर भी 2 पीबी हो जाएगा। अब यहाँ पर गौर करना आप, 2 यहाँ पर पीबी हो गया तो 2 इस सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नाइट्रोजन हमारे पास कितना हो गया? 2। ऑक्सीजन 3 2 जा 6 है ऑलरेडी, नाइट्रोजन 2 है, और 2 2 जा 4 नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास 3 2 जा 6 ऑलरेडी है, और 2 मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो गया? ऑक्सीजन हमारा 12 हो गया, नाइट्रोजन हमारा 4 हो गया, और लेड हमारा 2 हो गया। ये हमारा रिएक्टेंट में है। अब प्रोडक्ट में पीवी 2 कर देते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 ऑलरेडी हो गया। ठीक है, पीवी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन अभी तक हमारे पास 2 ही है। नाइट्रोजन कितना रिक्वायर्ड है? तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 4 रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना कर देंगे? 4। अब देखो, 4 2 जा 8 नाइट्रोजन यहाँ पर हो गया 8। ऑक्सीजन यहाँ पर 8 हो गया, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 8 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 8 और 2 10, और इसको आपको कुछ करना ही नहीं है। 10 और 2 12। देखिए, ऑक्सीजन 12 हो गया, 3 2 जा 6 2 जा 12, ऑक्सीजन मेरा बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन 2 और 2 4, नाइट्रोजन 4 बैलेंस है। पीबी 2 और पीबी 2 बैलेंस है। तो देखिए कि कोई ऑप्शन 2 to 4 है क्या? ऑप्शन 2 to 4 है, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। बैलेंसिंग है, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारा क्वेश्चंस दिया गया है चैप्टर 1 में, एक्सरसाइज में और एग्जाम्पलर में, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मैच कॉलम 1 विद द कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस यूजिंग द गिवन। बोला कि ये जो ऑप्शंस दिया है उसको मैच करना है। तो देखते हैं कि अ मेटल विद द फॉर्म्स ऑफ एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक ऑक्साइड कौन फॉर्म करता है? एल्युमिनियम फॉर्म करता है, तो 1 ए का 3 होगा। ठीक है, अ मेटल विच मेल्ट्स विथ केप्ट ऑन आवर पाम। जो अपने हथेली पर रखने से मेल्ट कर जाता है, तो वो कौन है? आपके गैलियम है। अ मेटल दैट रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड, वो कौन है? एमएन है। और अ मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन बाय हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, तो एयू है। अब बोलिए आप कि ए का थर्ड किस में है? ए का थर्ड बी और डी में है। तो आपका ये फर्स्ट और ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है,
ये देख लीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा, ए का 30 के, बी का फर्स्ट, सी का 4 और डी का 2। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा, देखिए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, उसको आप करोगे तभी, ऐसा जरूरी नहीं कि यही सेम क्वेश्चन आएगा। इस तरह का पैटर्न आपको जानना पड़ेगा, डिफरेंट मेटल्स का कैरेक्टर्स क्या है, उसको उसका मेन फीचर्स क्या है, उसको अगर जानेंगे तो ऐसे मैच द फॉलोइंग आसानी से टारगेट हो जाएगा। बहुत सारे सैंपल पेपर में या जो साइड आपके क्वेश्चन बैंक है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए, तो आप वहां से भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, बैटरी है, बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करता है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो भी हमारा सॉल्यूशन है वो क्या होता है, वो करे, वो सॉल्यूशन जो है वो कंडक्टर नहीं, अगर कंडक्टर रहता तो बल्ब ग्लो करता। ठीक है, जैसे आज ही एक क्वेश्चन था, एक बच्चा था जिसको मतलब प्रैक्टिकल कराना था, उसमें था कि अगर एकदम वाटर ले रहे, डिस्टिल वाटर, नॉर्मल वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहा था, जबकि जैसे हम उसमें NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड नमक डाल रहे हैं, उसमें देख रहे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर ले रहा है। तो इसमें जो होगा, यहाँ देखिए HNO3 एक कंडक्टर होता है, H2SO4 कंडक्टर होता है, और CO2 इन वाटर ये भी कंडक्टर की तरह एक्ट करता है। लेकिन C2H5OH जो होता है ये कंडक्टर नहीं होता है। तो सोल्यूशन इन द फिगर लाइकली टू बी बल्ब डज नॉट ग्लो, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, C2H5OH जो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब विच अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट? कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है? डाइल्यूट एसिड जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, for an aqueous solutions A turns the naphthalene solutions pink on adding an aqueous solutions B to A. The pink color disappears. Which of the following statements is true for the solutions A and B? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? अब अब यहाँ पर देख लो, अब A has a pH greater than 7 and B has a pH less than 7, क्या ये होगा? या देखिए A is strongly basic and B is a weak base। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन सा एक्वस सॉल्यूशन जो है नेप्थलीन बॉल को पिंक कर देगा। ठीक है, और अगर हम बी को ए के साथ ऐड करते हैं तो फिर वो कलरलेस हो जाएगा। तो क्या ए हैज पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा और बी हैज पीएच वैल्यू लेस देन 7? अगर ग्रेटर हो जाएगा तो बेसिक मटेरियल्स हो जाएगा, और अगर लेस हो जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा। और ए हैज लेस देन, ए पीएच वैल्यू लेस देन यानी कि एसिडिक हो गया सॉरी एक्वस सॉल्यूशन, और बी जो है वो क्या हो गया, बेसिक हो गया। देखिए इसमें हम करेंगे ए हैज अ पीएच ग्रेटर देन 7। ए का पीएच 7 होगा क्योंकि बेस का एक कैरेक्टर होता है को नेप्थलीन बॉन्ड को क्या कर देता है, पिंक कलर में चेंज कर देता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा। ठीक है, when 50 gram of lead powder is added to 300 ml of the blue copper sulfate solutions, after a few hours the solutions become colorless. This is an example of, एक किस चीज का एग्जाम्पल होता है जिसमें कुछ ही देर बाद, ठीक है, 50 ग्राम ऑफ लेड पाउडर जो होता है वो ऐड करते हैं वो ब्लू कॉपर सल्फेट में, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल होता है। दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, एक जो मेटल अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो ना कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, the electronic configuration of the three elements x y and z are x287। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, x287, यानी 8 और 2 10 और 7 17, ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। 282 क्या हो जाएगा, आर ए नियोन हो जाएगा, ये गैस है। और 28 एट टू, या देखिए 282 यहाँ पर क्या, एल्युमिनियम हो जाएगा, तो ये मेटल हो जाएगा वाई आपका, और जेड 82 10 यानी कि नॉन मेटल नियोन गैस हो जाएगा। अब वाई एंड जेड आर मेटल्स, देखिए वाई और जेड दोनों मेटल्स नहीं हो सकता, जेड नॉन मेटल्स है। तो जेड जहाँ पे नॉन मेटल्स दिखेगा वो हम पूछ सकते हैं, जेड नॉन मेटल्स कहीं दिख ही नहीं रहा, तो जेड को और जेड की बातें को हटा देंगे। वाई एंड एक्स आर नॉन मेटल्स, दोनों नॉन मेटल्स नहीं हो सकता, ये बात माइंड में लॉक कर लेंगे। एक क्या है, फर्स्ट नॉन मेटल्स है, एक्स इज नॉन मेटल एंड वाई इज मेटल। एक्स नॉन मेटल होगा और वाई क्या होगा, मेटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका 12 11 12 ये सब होता है स्टार्टिंग वाला, तो क्या हो जाता है,
वो आपका मेटल होता है। और क्लोरीन सबको पता है कि क्लोरीन गैस जो है वो नॉन मेटल होता है, गैस नॉन मेटल। तो सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें से इंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है? बर्निंग ऑफ कैंड, देखो इंडोथर्मिक रिएक्शन जिस जो हीट एब्जॉर्ब करता है, कुकिंग ऑफ फूड इज एग्जांपल ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। During cellular oxidation of glucose, ATP is produced along with the formation of other products in this reaction. Which of the following events is associated with the production of maximum ATP molecules per molecules of glucose during this process? Maximum ATP किसमें होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल्स, इसमें मैक्सिमम एटीपी आपका जनरेट होता है। ऑप्शन नंबर डी। Okay, during which of the following stages of circulations of blood in a normal human beings, the oxygenated blood is pumped to all part of the body? Concentration of the left atrium, concentration of the left ventricles, relaxation of the right atrium, relaxations of the right ventricles, contractions of the left ventricles। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर सही आपका। ठीक है। Which of the following adaptation in herbivores helps in digestion of the cellulose? सेलुलोज के डाइजेशन में क्या होगा? जब लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होगा तब सेलुलोज आसानी से डाइजेस्ट होगा। याद रखना इस बात को कि जो आपके हर्बीवोरस जो प्लांट या इसके प्रोडक्ट खाते हैं, इसको डाइजेस्ट करना हार्ड होता है देन टू आपका फ्लेश। इस बात को ख्याल रखोगे, इसके लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होना चाहिए। Like there was cerebellar dysfunctions in a patient. Which of the following activities will be get disturbed in this patient as a result of this? इसमें पोस्चर और बैलेंस, सेरेबेलर का काम क्या होता है? तो पोस्चर्स और बैलेंस क्रिएट करता है, और पोस्चर्स और अगर ये डैमेज है तो पोस्चर्स और बैलेंस आप नहीं कर पाओगे। In snails, individuals can begin life as a male and depending on the environmental conditions, they are become female as they grow. This is because एक क्यों होता है? क्योंकि sex is not genetically determined in snails। सेक्स जो होता है, जो जेंडर होता है, और जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं होता है। किसमें डिटरमाइन नहीं होता है? स्नेल्स में डिटरमाइन नहीं होता। In the following cases, a ray is incident on the concave mirror. In which cases is the angle of incidence equal to zero? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो किस केस में जीरो होगा? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ही केसेस में, अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी आपका जीरो नहीं हो सकता। ठीक है। कॉनकेव मिरर जैसे हम बना लेते हैं यहाँ पर, देखो कॉनकेव मिरर ऐसे बना लिए। ठीक है। क- अब बोल रहा है कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, फर्स्ट ही केस ले लेते हैं जो इमेज दिया हुआ है। पैरेलल इन विच केस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से पास करेगा। ठीक है, या रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ से पास करेगा। बट अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सी से यहाँ पर एफ हो गया और यहाँ पर सी हो गया, अगर कोई रे सी से पास कर रहा है, याद रखना इस बात को, अगर कोई रे सी से पास कर रहा है, ठीक है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑब्लिक्वली, तब इस केस में जो इंसिडेंट रे हो जाएगा वो आपका जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। इसमें बोल रहा है, देखिए व्हाइट लाइट है, प्रिज्म है, और प्रिज्म से पास करने के बाद, या देखिए इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्टेड रे, और फिर इमर्जेंट यहाँ पर इमर्ज हो जा रहा है। देखिए बेंडिंग किस में ज्यादा होगा? जो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसमें कम बेंडिंग होता है, और जिसका वेवलेंथ कम होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, उसमें ज्यादा बेंडिंग होता है। तो विब्योर होता है, आर जो होता है, आर का वेवलेंथ ज्यादा होता है, वेवलेंथ ज्यादा होगा तो बेंडिंग कम होगा, बेंडिंग कम होगा तो ऑप्शन नंबर ए। ए मतलब क्या हो जाएगा? ए आपका रेड हो जाएगा। ठीक है।
और बी जो है बेंडिंग ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए आपका वायलेट हो जाएगा। तो अब देखिए कि ए में क्या है, कलर ऑफ द रे ए रेड, ठीक है, और कलर ऑफ द रे यहाँ पर क्या है, वायलेट, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। Identify the incorrect statement. The energy available to the produce is maximum because it utilizes 10% of light energy and transfer the rest of the next tropic levels. ये 10% लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है एंड ट्रांसपोर्ट द रेस्ट ऑफ द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। और आगे जो है 90% जो क्या करता है, 10% यूटिलाइज करता है और 90% जो होता है ट्रांसफर कर देता है नेक्स्ट लेवल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा करेक्ट। Which of the following is not a role of decomposer in the ecosystem? इसमें से कौन सा रोल नहीं होता है decomposer का इकोसिस्टम में? Enrichment of oxygen in atmosphere. एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का एनरिचमेंट जो होता है, ये आपका decomposer का रोल नहीं होता है। अच्छा इधर देखिए, यहाँ पर एसर्शन रीजन है, मतलब अभी तक के जो पेपर बन रहे हैं उसमें एसर्शन रीजन थोड़ा सा लेवल का रहता है, तो यहाँ पर हम थोड़ा क्या करेंगे, केयरफुली देखेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। देखिए ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू रहेगा तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन जब दिक्कत कब होती है, जब कंपेयर करने के लिए आ जाता है कि ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दिक्कत आपको वहां पर आती है। तो ऐसी दिक्कत का ही सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। On adding dilute HCl to a test tube containing a substance X, a colorless gas is produced which gives a pop sound when a burning match stick is brought near it. देखिए एक चीज हम लोग क्लियर जानते हैं कि पॉप साउंड जो होता है कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन करता है, ये तो सही है। इन रिएक्शन मेटल एक्स डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। देखिए मेटल एक्स कभी भी हाइड्रोजन एक्स से मेटल को नहीं डिस्प्लेस करेगा, मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो सही है, ये तो हमारा सही हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? अच्छा इधर देखो बालों, थोड़ा सा सर्दी वाला माहौल हो गया, तो इसमें हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? बोला कि on adding dilute HCl in a test tube containing a substance X, a colorless gas is produced which gives a pop sound when a burning match stick is brought near it। बोला कि अगर मैच स्टिक आपको ब्रॉड करोगे तो क्या होगा, मेन प्रॉब्लम। इधर देखो, देख लेते हैं, एक सेकंड, एक सेकंड बालक। थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है, तबीयत भी उतनी ज्यादा अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर देख लो, तो क्या हम ऑप्शन ए तो सही था हमारा कि पॉप साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, और सेकंड तो गलत था। क्योंकि एक चीज आप याद रखोगे कि किसी भी रिएक्शंस में मेटल जो है एक से डिस्प्लेस, हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर सकता मेटल को, लेकिन मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ए जो है वो सही होगा और आर जो है वो फॉल्स होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, क्या हम सी के साथ यहाँ पर जाएंगे, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, the number of chromosome in a cells and in the germ cell is not in the same in any species। बोला कि क्रोमोसोम में सेल्स जो होता है और जर्म सेल्स दोनों इक्वल नहीं होता है। when two germ cells combine they restore the normal number of chromosome in species। देखिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, क्रोमोसोम इन सेल एंड इन जर्म सेल इज नॉट इन द सेम इन एनी स्पीसीज, नहीं होता है किसी भी स्पीसीज में क्रोमोसोम्स और जर्म सेल्स दोनों इक्वल। डिफरेंट स्पीसीज में क्रोमोसोम अलग होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग होता है, जर्म सेल अलग होता है। when two germ cells combine they restore the normal number of chromosome in species। हाँ अगर दो जर्म सेल्स कॉम्बाइन होता है तो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या करते हैं स्पीसीज में
कंटेन करता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ए और आर दोनों ट्रू है, बट आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी। A convex mirror always forms an image behind it and the image from the virtual। हाँ, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर जो हमेशा पीछे बनाता है इमेज और वर्चुअल बनाता है, तो स्टेटमेंट ए आपका सही हो गया। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशंस द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव। फोकल लेंथ जो होता है कॉन्वेक्स मिरर का, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हाँ, ये भी सही, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, लेकिन फोकल लेंथ डिटरमाइन नहीं करेगा, तो इसमें भी ऑप्शन बी के साथ जाएंगे कि दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो आपका बी है यानी रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है किसको, एसर्शन को, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। इफ द लैंड्स आर रिमूव फ्रॉम द फूड चेन इट विल नॉट अफेक्टेड द फूड चेन। पूरा कि लैंड्स को अगर रिमूव कर देंगे फूड चेन से तो अफेक्ट नहीं करेगा। हाउएवर इफ द प्लांट्स आर रिमूव फ्रॉम द फूड चेन इट विल डिस्टर्ब द इकोसिस्टम। तो क्या कर देगा, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा। देखिए इस स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। लाइन को रिमूव करेंगे, इफ लाइन आर रिमूव फ्रॉम द फूड चेन इट विल नॉट अफेक्ट, अफेक्ट करता है। फूड चेन में से किसी को भी अगर हम हटाते हैं तो अफेक्ट करेगा। तो इसमें क्या बोलेंगे कि ये तो एसर्शन इज फॉल्स, ऐसे ही हो गया। अब देखिए एसर्शन किसमें फॉल्स है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। इस तरह से जो हमारा एमसीक्यू था उसको हम लोग कंप्लीट किए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा एमसीक्यू में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अब यहाँ से इसके बाद हम लोग 2 मार्क्स क्वेश्चन टारगेट करेंगे। 2 मार्क्स में कुछ एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, तो उसको थोड़ा सा हम लोग केयरफुली देखेंगे। देखिए आइडेंटिफाई द टाइप और ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस स्टेटिंग द रीजन फॉर योर आंसर्स। और आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है कि आप बताओ कि ये जो डिफरेंट रिएक्शन है वो किस चीज को कर रहा है। देखो Fe2O3 प्लस 2Ai Al2O3 प्लस 2Fe। देखो दूसरा क्वेश्चन तो हम ये भी बना सकते थे कि इसको बैलेंस करो, इसका 2 ये सब हटा देते, लेकिन याद देखो Fe2O3 और 2Ai यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो गया, ऑक्सीजन जो है वो एल्युमिनियम के साथ कंबाइन हो गया, तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रहा है तो एक्सोथर्मिक होगा होगा। और ऑक्सीजन क्या होता है, ज्वाइन हो रहा है एल्युमिनियम के साथ, तो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शंस, क्या ये ऑक्सीडेशंस होगा या रिडॉक्स रिएक्शंस होगा। क्योंकि देखो रिडॉक्स किसको बोलते हैं, रिडॉक्स उसको बोलते हैं जिसमें दोनों चीज क्या हो, ऑक्सीडेशंस भी हो और रिडक्शंस भी हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और PbNO3 2 प्लस 2Ki, ठीक है। यहाँ पर देखो Pb के साथ I आ गया और K के साथ NO3, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सेकंड नंबर इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये क्या होगा, इसमें रिडॉक्स भी है, इसमें एक्सोथर्मिक भी है और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी है। ये सारे जो आपके रिएक्शंस है उसको चैप्टर 1 में पढ़ना है, वहां से जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं लास्ट में चैप्टर का वहां से भी देख लोगे, पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ोगे। पढ़ना तो पूरा चैप्टर है, बट उस समय इस सैंपल पेपर के लिए आप उसको भी देखोगे तो वो सफिशिएंट रहेगा। ऐसा नहीं कि सर बोले कि पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है तो आप नहीं पढ़ोगे, नहीं पूरा चैप्टर पढ़ना है। लेकिन हाँ क्विक रिवीजन अगर आप चाह रहे हो तो बस वो कीवर्ड्स भी देख लोगे तो उतना सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। वही सेम चीज बता रहा है यहाँ पर, देख लीजिए कि एक्सोथर्मिक है। ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक का सिंपल सा मतलब है कि इसमें हीट रिलीज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन एल्युमिनियम के साथ, ये पहले Fe के साथ था, इसको डिस्प्लेस कर दिया और फिर Fe अकेले हो गया और हीट यहाँ पर रिलीज हो रहा है। तो एक्सोथर्मिक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और रिडॉक्स भी है। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन हो, दिस इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। Heat is evolved or the more reactive element displace a less reactive elements, और एल्युमिनियम reduces iron, क्योंकि एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है किससे, आयरन से। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है डिस्प्लेस कर देता है, किसको डिस्प्लेस करता है, लेस रिएक्टिव को। और सेकंड जो है ऑक्साइड टू आयरन, इधर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होता है, तो दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस करेगा, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। येलो प्रेसिपिटेट होगा किसका,
लेड आयोडीन का, ये भी आप देख लोगे। ठीक है, differentiate between the alveoli and the nephrons on the basis of the following points। स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं एल्वेल का और नेफ्रॉन का? तो देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है एक बलून शेप का होता है। एल्वेल का स्ट्रक्चर जो है बलून स्ट्रक्चर होता है। टर्मिनल्स एंड्स ऑफ द ब्रोंकिल्स ऑफ इन द लंग्स, लंग्स के पास, यानी कि अगर लंग्स है इन्वॉल्व तो इसका काम क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा काम इसका। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं नेफ्रॉन का, तो नेफ्रॉन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, किडनी में प्रेजेंट रहता है। और इसका मेन काम क्या होता है, तो किडनी का मेन काम फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है टू फ्रॉम यूरिन, यूरिन को रिलीज कर देता है ब्लड से, जो इसेंशियल आइटम्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है। हम लोग जानते हैं इस चीज को अच्छा से। ठीक है। अच्छा इधर देख लीजिए, लिस्ट द स्टेप फॉर द सिंथेसाइज ऑफ द ग्लूकोज बाय द प्लांट्स, व्हाट स्पेशल फीचर्स ऑफ द प्लांट इन डेजर्ट प्लांट्स आर रिलेटेड टू द प्रोसेस। स्टेप क्या है ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए, क्या है स्टेप सिंथेसाइज टू ग्लूकोज इन प्लांट। सबसे पहले प्लांट की जो लीव्स है वो क्या करते हैं, लीव्स जो है वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं। ठीक है। सनलाइट को ट्रैप करने के बाद क्या होता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर स्प्लिट होता है मॉलिक्यूल्स में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में वाटर, जब लाइट एनर्जी ट्रांसफॉर्म होता है, चेंज होता है केमिकल एनर्जी में, तो होता क्या है, तो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में ब्रेक होता है। और रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसेस एक्सचेंज होता है उस समय आपका फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में, वो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स में तो स्टार्च के फॉर्म में रहता है, वो जो ट्री है या प्लांट है उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में स्टोर हो जाता है। Desert plant take up carbon dioxide at night and prepare on the intermediate which is acted upon the energy absorbed by the chlorophyll during the day। डे टाइम में जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करते हैं उसका वो नाइट टाइम में यूज करते हैं डेजर्ट प्लांट, तो वो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्लांट कहाँ पर है, हैबिटेट उसका क्या है, बट एक जनरल केस रखते हैं तो डे टाइम में ही मैक्सिमम प्लांट जो है अपना फूड बनाते हैं। और फूड बनाने के सेंस में वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को ट्रांसपिरेशन के थ्रू जब वाटर वेपर रिलीज करते हैं तो ऑक्सीजन को भी रिलीज कर देते हैं। attempt अब याद एक्सप्लेन द रोल ऑफ द फंक्शन ऑफ एंजाइम इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड ऑफ, ये तो हम लोग कर लिए। तो इन डिफरेंट एंजाइम्स का क्या होता है, जैसे सल्फोनेट एमाइलेज का क्या काम होता है, क्या ये कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च वाले फॉर्म में ब्रेक करता है, पेप्सिन क्या प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में करता है, ट्राइप्सिन स्टोमक में रिलीज करता है, ट्राइप्सिन क्या एमिनो एसिड या स्टोमक में रिलीज करता है, लाइपेज इसका क्या काम होता है उसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर टू शुगर, स्टार्च को शुगर के रूप में तोड़ता है। पेप्सिन का काम हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टमक, स्टमक में जो भी प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करता है। और ट्राइप्सिन जो होता है इसको डाइजेस्टिंग प्रोटीन टू एमिनो एसिड के रूप में ब्रेक करता है। लाइपेज जो होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स टू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, ये इमल्सिफाइड जो फैट होता है उसको लाइपेज जो होता है वो किस चीज में इमल्सिफाइड करता है, तो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के रूप में करता है। लाइपेज फैट के लिए, ट्राइप्सिन वो प्रोटीन के लिए, पेप्सिन प्रोटीन के लिए, लेकिन पेप्सिन स्टमक में और एमिनो एसिड को एमिनो एसिड के रूप में कर, और सेलेवरी एमाइलेज जो होता है वो आपके स्टार्च को या स्टार्च को किस में, शुगर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता है। याद रखिएगा इस बात को। तो इस तरह के क्वेश्चंस आसान है, चीजों का अगर चैप्टर आप अच्छा से रीड किए रहोगे तो आसानी से ट्रैप हो सकता है। अच्छा इधर देखते हैं, देखो आप सबसे सिंपल सा मेरे को एक केस बता दो कि ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में यहाँ पर डॉटेड लाइन क्लियर विजुअल नहीं है तो आप एज्यूम कर लो ये यहाँ पर डॉटेड लाइन दिख रहा है। देखो डॉटेड लाइन अगर आपके पास आ जाए तो आप क्या बोलोगे उसको, वर्चुअल इमेज होगा या रियल इमेज होगा, तो जाहिर सी बात है वर्चुअल इमेज होगा। व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड, किस तरह का लेंस यूज हो रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर क्या है, तो देखो ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा बड़ा है, इरेक्ट होगा क्योंकि सीधा बन रहा है। द इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ द, वो तो हम लोग कर लेंगे, वो तो फॉर्मूला है उसको सॉल्व करें ऑप्शन नंबर सी को। अब देखते हैं दिस लेंस इज द कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस होता है।
ठीक है। और द इमेज इज वर्चुअल, क्योंकि डॉटेड लाइन के थ्रू बन रहा है इसलिए वर्चुअल हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज और हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इमेज का नेचर क्या है, वर्चुअल है। द इमेज इज फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यहाँ पर इमेज का डिस्टेंस कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर हो गया इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, इमेज डिस्टेंस कितना है, 30। तो क्या हम कर सकते हैं, 30 इमेज डिस्टेंस यानी माइनस v के जगह पे -30 कर दिए, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह पे u रख दिए, और यहाँ पर h यानी कि इमेज का हाइट बाई ऑब्जेक्ट का हाइट का जो रेशियो दिया है वो 2 दिया हुआ है हमारा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2u इज इक्वल टू -30 हो जाएगा, ठीक है। तो u इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, -30/2 आएगा कितना, -15 आएगा, ठीक है। -15 हो गया आपका, बड़ा इजी था, ठीक है। अटेम्प्ट इधर ऑप्शन से छोड़ दीजिए, अटेम्प्ट क्या, सारा प्रैक्टिस के लिए हम लोग सारा करेंगे अभी। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक सर्किट जिसमें 230 वोल्ट है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक सर्किट अबव द फिगर इन द क्लोज ड्रायर कंटेन्स two heating two heaters X and Y in parallel. The above figure shows the circuit connected to the 230 volts, ठीक है, power supply when the both switches are closed in the current in X is 3.5 ampere। अच्छा, इधर V का वैल्यू दिया हुआ है, A का वैल्यू दिया हुआ है, तो पावर इज इक्वल टू क्या, V इंटू आई होता है। ये भी देख लेंगे हम लोग, उस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आ जाएगा चीजें। वहां तक अगर कर कैलकुलेट द पावर डेवलप्ड इन द हीटर, एक कैलकुलेट करना है पावर को। इसके बाद बोल रहे इफ द रेसिस्टेंस ऑफ एक्स इज डबल दैट व्हाट इज द वाई, कैलकुलेट द करंट इन हीटर। रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उस फॉर्मूला पे रख लेंगे हम लोग इसको। अच्छा, इधर देखो, द अबव फिगर शोज द रेसिस्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इधर क्या कर लेंगे इसका हम आंसर के लिए, देखिए 230 इंटू 3.5 कर लेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जितना वैल्यू आएगा उतना हमारा क्या हो जाएगा, वो पावर हो जाएगा, ठीक है। इफ द रेसिस्टेंस x इज डबल y, कैलकुलेट तो 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट द करंट इज हीटर, तो अगर ये डबल होगा तो यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो लेंथ का इसमें क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल सा पॉइंट है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं आपका, अब फिगर क्या शो कर रहा है, figure if the above figure shows the resistors x and y connected in a series battery, the power displayed by the combination of p1 which these resistors are connected in parallel in the same battery, then the power displayed by the given p2, find out the ratio of p1 and p2, ठीक है। देखिए, इसको हम लोग पूरा तो सॉल्व नहीं करेंगे, बट आप यहाँ पर देख लो कैसे कर लेंगे। r प्लस 2r जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इस सीरीज के लिए हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। और 1/rp जो होगा जाएगा वो पैरेलल के लिए हो जाएगा, यानी कि 1/r प्लस 1/2r, ठीक है। यहाँ पर r प्लस r, इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 3r लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, r और इसका एलसीएम 2r हो जाएगा, यहाँ पर कर दिए तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2r हो जाएगा। अब P1/P2 बोल रहा है तो 3r/, इतना कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, और उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। कुछ चीजें आपके लिए छोड़ रहे हैं ताकि आप कैलकुलेट करके इसको करोगे, ठीक है। ओ, अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो प्रीवियस हमारा क्वेश्चन था उसके लिए था कि P इक्वल टू इतना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू इतना आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा बोले द कार्टून बिलो एड्रेसिंग ग्रोइंग कंसर्न्स। एक कार्टून है, इस कार्टून में बोल रहा है कि अगर आप मान लीजिए कि किसी भी चीज पे, चाहे हम एक्वेटिक एनिमल्स हो तो गए या एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो वहां पर अगर हम पेस्टिसाइड्स स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या इसका इम्पैक्ट जो फाइनल कंज्यूमर होते हैं उन पे पड़ता है? जाहिर सी बात है कि ट्रॉपिक लेवल पे जो हाईएस्ट पोजीशन पे होगा उन पे पड़ेगा, क्योंकि इसको कोई एनिमल्स खाएगा, एनिमल्स को ह्यूमन बीइंग या डिफरेंट प्रोसीजर के थ्रू लास्ट जो एपेक्स लेवल पे होता है ह्यूमन बीइंग, और उसको ग्रैब करता है, उस चीज को लेता है, जिसके कारण उसका इम्पैक्ट ह्यूमन बीइंग पे पड़ता है जो एपेक्स लेवल में होते हैं फूड चेन में। इसके लिए आपका सेंटेंस है कि पेस्टिसाइड्स आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसको आप इजीली डिकम्पोज नहीं कर सकते हो। ये बात आप माइंड में लॉक कर लोगे, ठीक है? आप इसको इजीली डिकम्पोज नहीं कर सकते, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड एट द ईच ट्रॉपिक लेवल्स। हर ट्रॉपिक लेवल के जो भी एनिमल्स है वो लेते हैं उसको, persisted for longer time and thus the last tropic level has the highest concentrations। और लास्ट ट्रॉपिक लेवल में होता कौन है? ह्यूमन बीइंग होते हैं। will have the highest concentration of पेस्टिसाइड्स लीड्स टू द बायो मैग्निफिकेशन। और एक किस चीज को लीड करते हैं? बायो मैग्निफिकेशन को। हाईएस्ट लेवल पे ह्यूमन बीइंग होते हैं, तो क्या एक इनमें कंसंट्रेशन होता है, हाई लेवल कंसंट्रेशन होता है जो पेस्टिसाइड्स और इसके नेगेटिव जो आउटकम्स है उस चीज का। कुछ कुछ चीजें हमारे पास अनिरुद्ध took two metals oxide, aluminum oxide and magnesium oxide as shown in picture given below, but he forget to label them। How will you guide help Anirudh to identify the oxides and label them? देखिए, दो आपके पास मेटल है। कौन कौन से दो मेटल है? एल्युमिनियम ऑक्साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इसको रिएक्ट करा के देखते हैं किसी एक्वस सॉल्यूशंस में कि क्या इसका इम्पैक्ट रहता है, और उसके बाद इजिली हम आइडेंटिफाई कर लेंगे किस किस कैरेक्टर को शो कर रहा है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम, एक्वस सॉल्यूशन जो है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अगर मान लीजिए इन दोनों को ले लिए और एक्वस सॉल्यूशंस में हम मैग्नीशियम, अगर मान लीजिए कि रेड लिटमस को ब्लू कर दे रहा है, इसका क्या मतलब होगा? रेड लिटमस को ब्लू, देखिए ब्लू मार्कर भी चलने लगा, तो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेट एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। ये सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में, तो अगर पानी में डाले सॉल्युबल नहीं होता, सिंपल सा पॉइंट है कि वो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। thus it does not change the color of the either blue or red litmus। एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं करता है कलर चेंज, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। दैट्स क्लियर, वी कैन लेवल दैट। In an activity, SU was given two substances, copper sulfide CuS and copper oxide CuO, to obtain copper from these compounds. The C was able to extract copper successfully. Illustrate with the help of chemical equations how SO might have completed the activities। कैसे इस एक्टिविटीज को कंप्लीट करेंगे तो उसको देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है? देखो, यहाँ पर क्या है? Cu2S यानी कि कॉपर सल्फाइड को लिए है और उसमें ऑक्सीजन को ऐड किए हीट के प्रेजेंस में, तो क्या बना? कॉपर ऑक्साइड बन रहा है और यहाँ पर SO2 बन जा रहा है, ठीक है? अब यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड को और साथ ही साथ कॉपर सल्फाइड को ऐड कर रहे हैं, तो Cu बन रहा है और इसके साथ साथ SO2 रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि illustrate with the help of chemical equations how SO might have completed the activities। हीट के प्रेजेंस में ये सारे सब्सटेंस बने, इसको माइंड में रखेंगे, काम खत्म। In the given series the reaction name the compounds X and Z। which types of reaction X to Z? अच्छा, X और Z कौन सा कंपाउंड होगा पहले उसको देख लेते हैं, और उसके बाद बोला कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन X टू Z, X और टू Z में कौन सा रिएक्शन होगा? क्या NaCO3 होगा? ये भी देखने वाली बात रहेगी। क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा? और होगा तो देखते हैं इसको थोड़ा, देखिए। NaCO3, X जो है NaCO3 हो गया, और Na2 सोडियम कार्बोनेट हो गया। दूसरी बात की स्टेप मार्किंग रहता है, एक एक पॉइंट अगर करोगे तो 0.5 आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ पर मार्किंग स्कीम में दिखाया कि मान लीजिए कि हमको सर चार क्वेश्चन चार पार्ट में है,
और हमको 4 पार्ट नहीं आ रहा है, तो हम करेंगे क्या? तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप भी कर रहे हो उसको, तो उसका भी मार्क्स आपको मिलेगा। ए मतलब मैं ऑफलाइन को कॉपी जो चेक करता हूँ, उस पैटर्न में नहीं कॉपी चेक हो। मेरा जो ऑफलाइन कॉपी चेक करने का टारगेट रहता है कि बच्चों के अंदर की गलतियों को खत्म कर दे, ठीक है? बट बोर्ड में आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन छोड़ के आओगे, पहले आप बढ़िया प्रिपरेशन करोगे, ठीक है? एक किस तरह का रिएक्शन होता है, तो विच टाइप ऑफ रिएक्शन एक्स टू जेड डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। और थर्ड पॉइंट है हमारा, यू आर गिवन थ्री अननोन सॉल्यूशन ए बी एंड सी विद द पीएच वैल्यू ऑफ द 6 8 एंड 9.5, इन विच सॉल्यूशन विल द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। देखिए, जिसका पीएच वैल्यू लेस होता है, ठीक है, उसका हाइड्रोनियम आयन उसमें ज्यादा होता है, यानी कि एसिडिक ज्यादा होगा, मोर एसिडिक मोर हाइड्रोनियम आयन। तो जो आपका अननोन सॉल्यूशंस ए है, वो आपका राइट आंसर होगा 3 के लिए। अच्छा, बोले कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कमेंट करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट पे। बी स्टिंग is treated with baking soda paste where wasp sting is the treated with the dilute vinegar। क्या, देखिए, ए एसिडिक होता है, दूसरा बेसिक होता है, और दोनों को अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा बी स्टिंग करते हैं या वेस्प स्टिंग करता है, तो अलग अलग केसेस होता है। एसिडिक है तो उसको न्यूट्रल करेंगे या बेसिक करेंगे, ताकि उसका इम्पैक्ट जो है वो कम हो पाए। तो बी स्टिंग जो होता है एसिडिक होता है, और वेस्ट स्टिंग जो होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है। फार्मर्स ट्रीट सॉइल विद द क्विक लाइम व्हेन टिलिंग। टिलिंग के टाइम में क्विक लाइम क्यों? क्योंकि अगर सॉइल आपका एसिडिक है तो क्विक लाइम ऐड कर देंगे तो बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, तो ये भी चीज टारगेट रहता है। एंशियंट स्कल्पचर्स एंड मार्बल स्ट्रक्चर्स आर कंजर्व्ड बाय द ट्रीटिंग देम विद द सर्टेन केमिकल्स। क्यों? क्योंकि उसको एसिडिक रेन से और जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन से उसको बचाने के लिए उसको डिफरेंट केमिकल के साथ रखा जाता है। एच बी स्टिंग इज एसिडिक एंड वेस्ट स्टिंग इज बेसिक, बताया आपको, ठीक है? टू चेंज द नेचर ऑफ द सॉइल टू न्यूट्रल और बेसिक, इसके लिए हम ऐड करते हैं टू प्रोटेक्ट स्कल्पचर फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ द सर्टेन गैसेस प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट एंड एसिडिक रेन। एसिडिक रेन और एनवायरनमेंट में जो डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है, उसके इम्पैक्ट से बचाने के लिए भी हम ऐसा कर सकते हैं। Water is used by the leaves of the plant for photosynthesis, but rather than watering the leaves, we water the plant through the soil. How does the water reach the leaves of the plant? देखिए, बहुत सारे जो जूनियर क्लासेस हम वहां पर भी इस चीज को पढ़ चुके हैं कि रूट से वाटर जो है लिप्स तक जाता है जाइलम के थ्रू। जाइलम जल, जो जल कंटेन करता हो इस चीज को, तो उसके थ्रू जाता है, जल के थ्रू। ये जल का जो होता है जाइलम के थ्रू जाता है, और जाइलम क्या होता है, एक टिश्यूज है, ठीक है? इन प्लांट्स द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। वाटर आता कहाँ से, जानते हैं आता कहाँ से, रूट से आता है। एंड लिव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल। जैसे लिव्स, टिश्यूज, स्टेम्स, ये सारे जो होते हैं वो जाइलम से कनेक्ट होते हैं, और ये कनेक्ट होकर क्या करते हैं, कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स क्रिएट कर देते हैं। ड्यूरिंग द डे व्हेन स्टोमेटा आर ओपन, द ट्रांसपोर्टेशन पुल बिकम्स। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, पुल होता है, द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। और स्टोमाटा के ओपन होने के कारण इस पे जाइलम पे प्रेशर रहता है, और ज्यादा से ज्यादा वाटर है क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। Evaporation of water molecules from the stomata creates a suction which pulls water from the xylem cells or of the roots and stem and then to the leaves। और इसके कारण ये क्या करता है, रूट और स्टेम से पुल करता है, उस पर सक करता है, और सक करके फिर कहाँ पहुंचा देता है, लिप्स तक पहुंचा देता है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो जाती है। In a family of four individuals, the father possessed long ears and the mother possessed short ears. If the parents had pure dominant and the recessive traits respectively, then calculate the ratio of the genetic makeup of the F2 generations, so a suitable cross। एक वाला क्वेश्चन रहा हमारा, if the father had short ears and the mother had long ears, explain what effect it will be on the ratio of the genetic makeup in the F2 generations। क्या इसका रेशियो होगा जेनेटिक मेकअप का, इधर देखो।
डोमिनेंट एंड रिसेसिव ईयर्स एग्जांपल एल और ई और द एनी अदर, ठीक है। एल एल आई आई, अच्छा F1 क्या हो जाएगा, F1 जनरेशन जो होगा, दोनों एक मदर और एक फादर और एक मदर, तो एल आई हो जाएगा। अब एल आई इंटू एल आई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल एल टू एल आई और एल एल आई आई, ठीक है। नो चेंज इन द रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन विल स्टिल भी, कोई चेंजेस नहीं होगा, एज अ क्रॉस इज स्टिल बिटवीन अ प्योर डोमिनेंट एंड रिसेसिव एल जीन्स ट्रेड्स कैरेक्टर्स एज shown in the क्रॉस अबव। रिसेसिव और डोमिनेंस दोनों के जीन कैरेक्टर्स ये सब दिखेंगे, ठीक है। देखिए फिर से एक अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ अ पर्सन, ठीक है। द डायग्राम बिलो shown in the special case of an eye defect, what is the defect that is shown in figure, state one cause of each of such defects, explain with the reason if a concave lens can be used to correct the defects, कैसे concave lens इसको, क्या concave lens कर सकता है ये भी देखेंगे, ठीक है। तो अगर हाइपर, या देखो हाइपरमेट्रोपिया है मतलब फार साइटनेस है, दूर की चीजें क्लियर दिख रही है, नजदीक की चीजें नहीं दिखेगी, वो होता है फार साइटनेस, ठीक है। और इसको, इसके इलाज करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ना कि कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। हाइपरमेट्री डिफेक्ट दैट कॉज डिफिकल्टी इन फोकसिंग ऑन द नियर बाई ऑब्जेक्ट, हाइपरमेट्री यानी कि फार साइडनेस में दूर की चीजें क्लियर दिखेगी, नजदीक की चीजें नहीं दिखती है, तो नजदीक की चीजों को देखने में दिक्कत होते हैं। विद द क्लियरर विजन्स ऑब्जर्व फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, इन मायोपिया डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लरी, दूर की चीजें क्लियर दिखेगी, नहीं दिखेगी मायोपिया में दूर की चीजें नहीं दिखती है और नजदीक की चीजें दिखती है। सेम उसी तरह से हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीजें क्लियर दिखती है, नजदीक की चीजें नहीं दिखती है। अब यहाँ पर जो केस आपका दिया हुआ है, जो इमेज दिया हुआ है, 3 इमेज दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप वहां से भी देख सकते हो। तो देखो रेटिना से पीछे बन रहा है, इसका मतलब कि फोकल लेंथ बड़ा हो गया। द इमेज शोज अ केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, शॉर्टनिंग ऑफ द आईबॉल और आईबॉल का छोटा हो जाना और फोकल लेंथ का भी छोटा हो जाना ऑफ द आई लेंस बिकम्स टू लॉन्ग। तो आई बॉल अगर छोटा हो जाएगा तो आई लेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, बढ़ने के कारण रेटिना के पीछे इमेज बनता है इसका। नो, और यहाँ पर अगर हाइपरमेट्रोपिया को सही करना है तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ठीक है। नो द कॉन्केव लेंस वुड डाइवर्ज द रेज कमिंग टू द आईबॉल, ये डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्ज नहीं करना है आपको, कंजर्व करना है, ठीक है। और कन्वर्ज करना है, कन्वर्ज करने के लिए किसको, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, डाइवर्ज करने के लिए कॉन्केव लेंस का यूज करेंगे। और यही केस मायोपिया का रहता तो वहां पर कॉन्केव लेंस यूज कर देते, लेकिन यहाँ पर किसका है, केस जो है हाइपरमेट्रोपिया का है, और हाइपरमेट्रोपिया का केस होने का क्या कारण है कि हम इसमें कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। State the state the relationship between the resistance R of a wire to its length L and cross-section area A. Use the mathematical symbol to arrive at the final formula. Using the formula, define the resistivity of a matrix. बड़ा आसान है, देखिए फिजिक्स में न्यूमेरिकल आने का मतलब वो होता है ना, बाछे खिल उठना, उस तरह की चीजें हो जाती है कि चलो थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे टारगेट करते हैं। अच्छा इधर, state the relationship between the resistance of R. R is directly proportional to L and R is inversely proportional का मतलब थोड़ा सा देख लीजिएगा। R is directly proportional to L तो है, लेकिन R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। और R is रो इंटू एल बाई ए, रो जो होता है रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है, तो यहाँ पर रो हो गया रो इंटू एल बाई ए, एल मतलब लेंथ और एरिया, ए मतलब एरिया। रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल फॉर द, अब यहाँ देखिए तो रो इज इक्वल टू, यहीं से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रो इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल कर लेंगे, ठीक है। ए 1 है, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर, और एल क्या है 2 मीटर, तो इसको कनेक्ट कर दें तो रो इज इक्वल क्या हो जाएगा, A1 है, ठीक है। और आर कितना था हमारा, आर मान लो कोई यूनिट नहीं मानते, यहाँ पर 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या कर सकते हैं, रो इज इक्वल टू आर कर लेंगे। Hence, resistivity in the resistance offered by the wire of length 1 meter having a sectional area of 1 मीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा, 1 मीटर स्क्वायर होगा।
देखो यहाँ पर भी एक आसान सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई बात नहीं। एक कोई मान लो कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, इसमें कोई मेटालिक शीट लगा दी है। एक क्या कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो करते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? एक सिंपल सा पॉइंट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है और डिस्टेंस से के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। एक सिंपल सा पॉइंट है, डिस्टेंस ज्यादा रहे कम रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। ठीक है, सेम वही चीज बताएगा इसमें भी। मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। ये क्या होता है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डिस्टेंस का। द मैग्नेटिक इफेक्ट वाज लेस ऑन इट एंड हिंस द डिफ्लेक्शंस वाज लेस। और मैग्नेटिक इफेक्ट लेस हो जाएगा तो डिफ्लेक्शंस भी लेस होगा डिस्टेंस बढ़ने के कारण। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला कि मेंशन वन थिंग इज दैट could have changed the carriage circuit of the wire that could increase the deflections of the needle। सिंपल सा पॉइंट है, देखो करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट घटेगा मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। लेकिन फर्स्ट वाला जो होता है डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। Explain with reason what will be the directions of the magnetic field associated with the wire of for the case described by the above figure। अच्छा इधर like battery suggests that the current is going from the top of the plane to the bottom of the plane। top of the plane से bottom of the plane हो रहा है, तो ये किसका हो जाएगा? आपका फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइज करते हैं। कौन कौन से? तो थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, थंब जो है करंट को शो करेगा, और ये मोशन को शो करेगा, और ये करंट को शो करेगा। ठीक है, Kriti thinks that substitution reactions occurs in saturated hydrocarbons। On the contrary, Krisi thinks it occurs in unsaturated hydrocarbons। Justify the valid reasons of the either। करते justify इसको भी। Kriti thinks it correct the substitution reactions occur in saturated hydrocarbons। Hydrocarbon atom are replaced with the heteroatoms in saturated hydrocarbons, where unsaturated hydrocarbon and addition reactions occur। या देखिए, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एडिशन रिएक्शन होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल्स आर एडेड अक्रॉस डबल एंड और ट्रिपल बॉन्ड। मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या करते हैं? या तो डबल बॉन्ड बना लेते हैं, नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। और डबल बॉन्ड किसका? इथीन का होगा, और इथाइन का ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, मिथीन मीथेन एंड प्रोपेन, एन ए एन ई है, यानी ए सिंगल बॉन्ड होगा। And their isomers are used as the fuel। Comment draw the electron dot structure of the image। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है इसका, तो ये यहाँ पर कार्बन कर लो, यहाँ पर कार्बन कर लो, दो इधर दे दो हाइड्रोजन का, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कर लो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कर लो। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन कर लो, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर। अब देखो कि क्या हमारा ये जो ऑक्टेट है इसका पूरा हो जा रहा है यहाँ पर। एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, और सेम उसी तरह से। A mixture of oxygen and ethane is working burns on the welding। Can you predict why the mixture of ethane and air is not used? क्योंकि वो कंबशन में क्या करता है? हेल्प नहीं करता है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते यार में। देखो, बी प्रिफर टू द cleaning actions। The calcium and magnesium salts present in the underground water are precipitated with the carboxylic acids। ये किसके द्वारा प्रेसिपिटेट होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा। देखो, सी ए और एम जी दोनों प्लस होता है, सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक
sulfonic acids are soluble in water. B is more effective cleansing agent in the presence of Ca and Mg. बी जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा क्लींसिंग एजेंट होगा किसके प्रेजेंस में, कैल्शियम और मैग्नीशियम के प्रेजेंस में। Elaborate the process of cleaning actions. Illustrate missiles with the help of the level diagrams. Diagrams वो आप एनसीईआरटी में दिया हुआ, वहां पर देखोगे soaps are molecules in which the two ends were different properties. One is hydrophilic, that is the dissolved in water, while the other end is the hydrophobic, that is dissolved in hydrocarbons. देखो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक ये दो कैरेक्टर के कारण सोप जो है अच्छा सा क्लिनिक एजेंट के रूप में काम करता है। अब यहाँ पर ईस्टर को बोला कि राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द प्रिपेयर ऑफ सोप फ्रॉम एन ईस्टर। ester CH3 COOH CH3। What is the name of this process? इस प्रोसेस को स्पेनो स्पेनिफिकेशंस बोलते हैं, और इसको ईस्टर को NaOH के साथ ऐड करेंगे, CH3 COONA बन जाएगा और फिर CH3OH बनेगा। तो इस इक्वेशन को आप याद रखोगे। हाइड्रोफिलिक क्या होता है, तो जिसमें वाटर में डिसॉल्व हो जाए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिक क्या होता है, जिसमें हाइड्रोकार्बन के रूप में डिसॉल्व हो जाए। और सी और एमजी क्या होता है, ये आपका मेटल होता है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है। सो बी इज मोर इफेक्टिव क्लीनिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ बी जो होता है, ठीक है, वो ज्यादा क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम करेगा किसके कंपेयर में, ए के कंपेयर में। अच्छा इधर the image of below the shows the banana plant which is growing the help of the suckers. This helps to the small plants slim to the आउटग्रोथ विच इज द आउटग्रोथ कर रहा है, यानी डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। जियोट्रॉपिक और ए फोटोट्रॉपिक वाली कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, उसको भी देखेंगे हम लोग। वेजिटेटिव प्रोपगेशन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। गिव द नेम टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज शोन इन द इमेज। वेजिटेटिव प्रोपगेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। सेकेंड है लिस्ट टू एडवांटेज ऑफ द फार्मर विल हैव यूजिंग द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड अबव। अच्छा पोलिनेटर्स पे डिपेंड नहीं करते हैं, और ये इसमें क्या करते हैं, मोर क्रॉप्स इन सेम टाइम इंटरवल्स जनरली जे जेंटली आइडेंटिकल फ्लावर फ्रूट्स फास्टर। नो नीड टू डिपेंड ऑन द, बोला कि पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स पे कोई डिपेंड रहने की जरूरत है, यहाँ से भी हम ग्रो कर सकते हैं नए नए प्लांट्स। क्रॉस पोलिनेशन द पॉलन फ्रॉम एंथर विल ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर बनाना प्लांट यूजिंग एजेंट लाइक द विंड वाटर और इंसेक्ट। जो डिफरेंट एजेंट्स वो क्या करेंगे, वो आपके न्यू वन को ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे। जिसमें होगा क्या, तो जो पॉलन ग्रेन्स है, एंथर फ्रॉम द विल बी ट्रांसफर द pollen from anther will be transferred the stigma of another banana plant। एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो जाएगा और न्यू बनाना प्लांट्स तक वो ग्रो कर जाएगा। देयर विल बी द माइनर चेंजेस सम वेरिएशंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ द डीएनए। डीएनए जब कॉपी होगा तो कुछ यहाँ पर वेरिएशंस भी देखने को मिलेंगे, कुछ वेरिएशंस। जब भी क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं तो वहां पर जो आइडेंटिकल्स आपके बनते हैं, जो भी वहां पर थोड़ा सा वेरिएशंस देखने को मिलता है। See the image is soon developing in the month of the developing the fetus is connected to the placenta by the means of umbilical cord. The umbrella vein of the artery runs inside the umbilical cords। अच्छा न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज ऑक्सीजन वेस्ट एनी टू, कोई भी लिख सकते हैं आप पूरे। नेम द टू सब्सटेंस दैट मूव थ्रू द ब्लड वेसल्स। तो न्यूट्रिशन मूव करता है, ग्लूकोज मूव करता है, ऑक्सीजन वेस्ट, कोई दो भी लिखोगे चलेगा। less surface area of nutrition glucose oxygen to pass from mother to embryo slow growth। लेकिन less surface area, it is the placenta has less villi, how will you it affect the baby growth। देखिए less अगर surface area है तो न्यूट्रिशन से ऑक्सीजन जो है कम मिलेगा। uterus has thick lining with the rich supply of blood to the nourish the embryo। ये यूट्रस जो है थिक लाइनिंग होने से क्या है कि उसको उसको ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई मिलेगा।
Some of the fatal cells fall off into the amniotic fluid and can be collected in the careful procedures. The silver screens and the found contain XY chromosomes. Male child होगा, XY होगा तो male child misused as if fetus is female. So, some people engaged in aborting the child leading to the female fetuses. क्या करते हैं? Abortions करा देते हैं child का. बहुत सारे लोग इस तरह के केसेस भी देखने को मिलते हैं. तो एक्स वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेल चाइल्ड हो जाएगा. और अगर सरफेस एरिया कम है तो क्या होगा? बच्चे का जो प्रॉपर ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल पाएगा. न्यूट्रिशन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और डिफरेंट वेस्ट, इसके थ्रू हम क्या करते हैं? यूज करते हैं और न्यूट्रिशन लेते हैं और वेस्टेज रिलीज करते हैं. अच्छा, इधर यहाँ देखिए 12 वोल्ट है, यहाँ पर एम्पियर है और यहाँ पर रेसिस्टेंस है. पूछ क्या रहा है कि द अबव सर्किट इन अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन टू कैलकुलेट द फॉलोइंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2. R2 के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्रिएट करना है, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस R1, R1 का वैल्यू कितना, R2 का वैल्यू कितना होगा, वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस R1. तो चलिए इसको भी बनाते हैं. अच्छा, यहाँ पर रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 4 ओम दिया हुआ है, ठीक है? और पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर. और करंट कितना दिया? 1.5. तो अब एक चीज हम कर सकते हैं क्या, कि अगर V इक्वल टू आई आर कर सकते हैं. I यानी 1.5, V इक्वल टू क्या होगा? V इक्वल टू आई आर करेंगे. और I कितना है? 1.5 है. और R कितना है यहाँ पर? 4 है. तो 1.5 इंटू 4 6 हो गया, ठीक है? यहाँ पर V मेरा 6 आ गया. थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं ताकि और भी दिखे. ठीक है. सेकंड बोल रहा है वैल्यू द रेजिस्टेंस ऑफ द R2. R2 का वैल्यू पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं. टोटल करंट थ्रू R ओम एंड R2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है? गिवन दिया हुआ है कि 2 एम्पियर. यहाँ पर R2 कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है? तो करेंगे क्या? R2 इज इक्वल टू टू माइनस ए 1.5 कर देंगे, कितना? 0.5 एम्पियर आ जाएगा. अब 6 वोल्ट देखिए, R2 पूछ रहा है. पूछ क्या रहा है? R2 पूछ रहा है. तो V के जो का वैल्यू रख दिए, ठीक है? और करंट कितना है? 0.5 है, क्योंकि 2 से 1.5 को सब्ट्रैक्ट किया तो वहाँ. और R2 पूछ रहा है, पूछने दीजिए. दिक्कत क्या है? 6/0.5 यानी 60/5, 12 ओम. 6/0.5 यानी 6 इंटू 10/5, ठीक है? 6 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, डेसिमल कैंसिल कर दिया, आ गया. देखो डेसिमल ऊपर ले गए, 10 है वो यहाँ पर. तो 6 इंटू 5 इंटू 10, 10 2 टाइम्स हुआ और 12 ओम आ गया. across R1 is total PD minus PD R2, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए थर्ड नंबर वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R1. R1 रेजिस्टेंस का वैल्यू पूछ रहा है, तो फिर 12 से 6 माइनस 4 कर लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. अभी कितना आया था इससे पहले? 6 ओम आया था मेरा, ठीक है? तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 12 माइनस 6 माइनस 4 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? इस पोटेंशियल डिफरेंस भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो 12 माइनस, देखिए 12 माइनस 6 माइनस 4 कर लेंगे, कितना आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सब्ट्रैक्ट करना 2 वोल्ट आ जाएगा. करंट R1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? R1 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू, क्या हम लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, V इज इक्वल टू आई आर. देखिए ओम्स लोग क्या करते हैं? V इज इक्वल टू आई आर कहता है, ठीक है? तो R इज इक्वल टू V बाई आई. V की जगह पे V का वैल्यू रखेंगे, I की जगह पे I रख देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, आ जाएगा. V कितना हो जाएगा यहाँ पर? सब्ट्रैक्ट करेंगे R1 को, 12 माइनस 6 माइनस 12 यानी कि सबसे ज्यादा वो रेसिस्टेंस का वैल्यू है जो निकाले R2 हम लोग, माइनस 6 कर लेंगे, ठीक है? और माइनस 4 कर लेंगे, यानी 12 माइनस 6 माइनस 4 यानी 12 माइनस 10, कितना आएगा?
टू आया, यहाँ पर टू हो गया। ओम्स लॉ यूज करके इसको बना देंगे। अब यहाँ पर उसी केस में दूसरा क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर टू में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई वी। लिखा हुआ है वहां पर देख लो। पी कितना, पावर कितना, 24 है, और वी कितना है, 12 है। तो 24/12 कर लेंगे तो आई कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है। वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस आर टू रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। ठीक है। और तो हम लोग ऑलरेडी अभी निकाले हैं इसका वैल्यू, इसके लिए था वो। State and give the reason for the reading of the voltmeter. Calculate the resistance of R2. R2 resistance calculate करने को बोल रहा है, तो यहाँ पर V है हमारे, I है, उससे calculate कर देंगे। Calculate the resistance R2. Find the value of the resistance R1. R1 का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है। ठीक है। इधर देख लीजिएगा। तो फर्स्ट किसके क्या करते लिए थे हम लोग, 24/डिवाइडेड 12, 12 किए थे, कितना आया था, 24 को 12 से डिवाइड किए थे तो 2 आया था। ठीक है। वोल्ट मीटर इतना आ गया हमारा। अच्छा, इसमें अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाए और सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाए तो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन आपको करना होगा। पैरेलल के लिए अलग फॉर्मूला होगा और सीरीज के लिए अलग फॉर्मूला होगा। दोनों फॉर्मूला को आपको ध्यान में रख करके उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है। देखिए P इक्वल टू वी आई। ठीक है, आई भी लिखे या वी आई लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आई इक्वल कितना हो जाएगा, P डिवाइडेड बाई बी, यानी 24/12 कर दे, कितना है यहाँ पर वैल्यू। वैल्यू हमारा 24 वॉट है। ठीक है। और 12 वोल्ट है, 24/12 कर दिया, कितना आया, 24/12 करेंगे तो 2 आ गया, 2 एम्पियर आ गया। यहाँ पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो हमारा ऐसे ही हो गया। सेकंड देखते हैं, स्टेट द गिव रीजन फॉर द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर रीडिंग कितना है, 12 वोल्ट है, 12 भी है। ठीक है। लैंप ए एंड बी आर पैरेलल, हिंस द potential difference across the arm containing A, PD across the arm containing B is equal to 12 वोल्ट। द पैरेलल है तो कितना होगा, 12 वोल्ट ही होगा। ठीक है। Potential difference across R2 and potential difference across B is equal to 12 volt. Potential difference across B is equal to 6 volt. Hence PD across is equal to PD of across, यानी potential difference of R2 कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट आपका ऊपर में हो गया और नीचे 6 वोल्ट हो गया, यानी डिफरेंस दोनों का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। थर्ड बोल जो रहा है, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ R2। R2 का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ R1। R1 का वैल्यू पूछ रहा है, तो R1 के लिए क्या कर देंगे, टोटल पहले करंट कैलकुलेट कर, 3A और 2A कितना हो गया, 5A हो गया। करंट आ गया, टोटल 5A हमारा हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा 15 माइनस 12 कर लेंगे। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अगर ऐड कर देंगे तो 15 - 12 कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा। 3 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और करंट कितना हो गया, ओ, तो आर इजिकल कितना हो जाएगा, आर इजिकल टू होता है वी बाई आई। और वी बाई आई होता है, वी कितना है, 3 है, और आई कितना है, 5 है। कितना लिख सकते हैं, 0.6। और आर का ओम वाला जो साइन है वो दे देंगे। ठीक है।
थोड़ा देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। बोला कि डैश H2O इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कॉस्टिक सोडा और एनोड, और वो यहाँ पर क्या होगा, कैथोड हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड एक जगह पे क्या रख दो, सोडियम क्लोराइड करेंगे तो NOA कॉस्टिक सोडा एनोड और कैथोड बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड है, जेड की जगह पे क्या डिस्प्लेस कर देंगे, जेड की जगह पे पुट कर देंगे वाई की जगह पे क्लोरीन गैस करेंगे। ठीक है। वाई की जगह पे क्लोरीन गैस कर देंगे, जेड की जगह पे क्या कर देंगे, हाइड्रोजन गैस करेंगे। ठीक है। और उसके बाद एम की जगह पे क्या करें, सोडियम मेटल करेंगे, सोडियम मेटल्स प्लस CH3COOS, अभी हम लोग एक क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है। पी के सोडियम इथोनेट, सोडियम इथोनेट, अभी सेम क्वेश्चंस इसमें एग्जांपल में किए हम लोग। यहाँ पर हो जाएगा पी के जगह पे, और इथाइल इथोनेट और ईस्टर्स, इथाइल इथोनेट या ईस्टर्स हो जाएगा किसके जगह पे, आर के जगह पे। नेम द प्रोसेस इन विच कंपाउंड्स XYZ आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए, जस्टिफाई दिस प्रोसेस। इसको क्लोरो अल्कली प्रोसेस बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड्स। ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो होता है किस प्रोसेस से, क्लोरो अल्कली प्रोसेस से बनता है। इस प्रोसेस को क्लोरो अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। इसमें सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, इम्प्रोवाइज एन एक्टिविटी टू जेड। ए एक्टिविटी से एनी एक्टिविटी सिमिलर टू दिस, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। सारे टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे, जिंक ग्रेन्यूल्स ले लेंगे, हाइड्रोजन गैस बबल्स ले लेंगे। जैसे ही हम करेंगे तो ये बबल्स साउंड प्रोड्यूस कर, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड। यहाँ पर क्या कैंडल कर लेंगे, सब बबल्स फाइंड विद द हाइड्रोजन। सब बबल्स जो है क्या फाइंड आउट करेगा, हाइड्रोजन को करेगा। आइए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता है। मोहन एंड रोहित ऑब्जर्व द शूट्स ऑफ अ प्लांट ग्रोइंग अ सेड्स एंड बेंड टुवर्ड्स द सनलाइट वेयर द। ठीक है। फर्स्ट क्या बोल रहा है कि व्हाट कॉजेज ऑफ द बेंडिंग shoots in the plant as shown in the figure। क्या causes हो सकता है, bending of shoots of plant in response to the stimulus and directional growth related movement। उसका bending जो होता है directional growth related movement हो सकता है। when growing plant detects sunlight, a hormone called auxin synthesized at shoot tip help the cells to grow longer। ये shoot tip जो होता है हेल्प करता है किस चीज को, ताकि वो लॉन्गर ग्रो करे। when light is coming from other side, the plant oxygen diffuse to shady side of the shoots। और क्या हो जाता है, प्लांट डिफ्यूज हो जाता है और shady sides of shoots वो क्या होता है, ग्रो नहीं करता है। यानी कि फोटोट्रॉपिज्म होता है, सन के लाइट के प्रति वो क्या होता है, डेवलप होता है। The concentration of oxygen stimulates the cells of the shoot to grow longer on the side of the shoot, which is always from the light। This plant appear to bend towards light। ऐसे प्लांट क्या होते हैं, लाइट की तरफ बेंड हो जाते हैं। ठीक है। यानी फोटोट्रॉपिज्म का ये एग्जाम्पल रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, अब दूसरा जो पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट है leaves and touch me not plants respond to stimulus by showing the growth of independent movement। Wait 1 second। इधर देखिए, touch me not plant is a plant respond to the stimulus by the showing growth इंडिपेंडेंट मूवमेंट। किस चीज को शो करता है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट को शो करता है। दिस प्लांट्स आर इलेक्ट्रिकल केमिकल मींस टू कन्वे द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल टू सेल। इलेक्ट्रिकल केमिकल मींस होता है और इसके कारण एक सेल टू सेल इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। मूवमेंट्स हैपन एट द पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ द टच। ये क्या होता है, मूवमेंट जो होता है जिस पॉइंट को टच करेंगे वो थोड़ा सा मुरझा जाता है, तो टच में ये मूवमेंट होता है टच के बाद। Plant cells change shape by changing the amount of water in them, resulting in swelling and shrinking of therefore in the changing shape। अपने शेप को चेंज करके स्वेलिंग और श्रिंकिंग भी करते हैं। देखिए टेलीस्कोप है, व्हाट काइंड ऑफ इमेज ऑफ द स्टार इज सीन बाय द ऑब्जर्वर एट द मतलब कि आई पीस। अ रियल इमेज द फाइनल इमेज इज फॉर्म ड्यू टू द लेंस एट द आई पीसेस। रियल इमेज फॉर्म करते हैं और एक कौन सा मिरर हो जाएगा,
कॉनकेव मिरर हो जाएगा। अ कन्वेइंग लेंस इज यूज्ड एट द आई पीसेस टू कलेक्ट द रेज फ्रॉम द प्लेन मिरर एंड हेल्प्स द व्यूअर टू सी द रियल इरेक्ट इमेज ऑफ द स्टार्स। इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, रियल इरेक्ट इमेज, इरेक्ट मतलब सीधा इमेज देखते हैं किसका, स्टार का। The plane mirror laterally inverts the image formed by the curved mirrors, and its position helps the directions and stars towards the eyepieces. The plane mirror laterally inverts the image from the curved mirror. ये क्या करते हैं, लेटरली इन्वर्ट कर देता है किस चीज को, प्लेन इमेज को किस चीज पे, कर्व मिरर पे, एंड इट्स पोजीशन हेल्प टू डायरेक्ट द रेज टुवर्ड्स द आई पीसेस। और इससे हम आसानी से देख सकते हैं आई पीसेस तक। इस तरह से इस साइंस का जो एक्सप्लेनेशन था उसको हम लोग खत्म करते हैं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहेगा आपको तो उसको हम आप कमेंट करके पूछिए, उसका सोल्यूशन 24/7 हमारी टीम और हम अवेलेबल है। इसके अलावा प्रिपरेशन, देखिए ज़्यादा दिन बोर्ड का एग्जाम बचा नहीं, तो प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाने के लिए आपको करना क्या है, सीधे जाना है प्ले स्टोर पे, ऐप को डाउनलोड करना है, और उस ऐप में आपको हर सब्जेक्ट से के रिगार्डिंग कंटेंट, पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर, क्विजेस, ये सारे चीज मिल जाएंगे। अभी जैसे साइंस का सैंपल पेपर भी आ गया है, एसएसटी का सैंपल पेपर आया हुआ है, 5 सैंपल पेपर, स्पेशल पेपर जो बोर्ड के पैटर्न पे बनाया गया है, जिसके आने के चांसेस ये ओसवाल और इडू कार्ड से भी ज्यादा है। आप कंपेयर करके क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। वो मतलब वो नहीं कि हवा में बातें चलेगी। आप देखोगे कि कोई भी सैंपल पेपर बनाने से पहले एक प्रॉपर रिसर्च होता है, कितने साल के वो क्वेश्चन आए हुए हैं, किसको रिपीट कर रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है, ये सारे सैंपल पेपर ये सबको ऑब्जर्व करके दिया गया है। तो 5 सैंपल पेपर आप जरूर बनाएं, और साथ ही साथ आप क्विज जो हर चैप्टर का दिया हुआ है उससे कर कर एमसीक्यू को आप आसानी से टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। अब क्योंकि साइंस का अभी क्विज नहीं, लेकिन साइंस का आप सैंपल पेपर बनाओगे और इस एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहेगा वो पूछ लोगे, या किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस है वो भी आप पूछ सकते हो, उसका भी हम लोग कमेंट में या एक उस पे भी एक छोटा सा वीडियो भी बना सकते हैं वो बाद में। लेकिन अभी जो आपको उस वीडियो को छोड़ करके आपको फोकस करना है अभी किस किस जगह से क्वेश्चन पूछा गया और कैसे उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। स्पेशली आप देखो कि फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स दिए गए थे, तो उसको हम लोगों ने कैसे किया, फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करना है। तो ये न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस का क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, वही एसएसटी की पाठशाला ऐप पर साइंस सेक्शन में जाइए और इसका क्वेश्चन प्राप्त कीजिए। चलिए, इस तरह से हम लोग का वीडियो कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।